नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी के मध्य के भारत के राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय राजनीति में एक तगड़ा भूचाल आया, क्योंकि इस औरंगजेब ने पूरे उपमहाद्वीप में लगभग कब्जा सा मतलब कर रखा था, यानी कि सब जगह उसका शासन था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मुगल उत्तराधिकारियों के मध्य भारतीय राज्य को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दुर्भाग्य से मुगलों का जो उत्तराधिकारी थे वो इतने सशक्त नहीं थे कि वो इतनी बड़े सरकार को संभाल सकें। परिणाम ये रहा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ जो पतन प्रारंभ हुआ वो कालांतर में 1761 में मात्र 200 मील इंटू 100 मील चौड़े समकोण में सिमट कर रह गया, यानी कि दिल्ली के आसपास तक मुगल सत्ता सिमट कर रह गई, जो कभी पूरे हिंदुस्तान के शासक हुआ था। इसका मूल कारण जो माना जाता है मुगलों के पतन का, वो औरंगजेब की गलत नीतियां थी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की स्थिरता क्षीण हो गई। और रही से उत्तराधिकार की लड़ाई जो 1707 से 1719 के मध्य हुई, वो विभिन्न लोगों के मध्य हुई और अनंत में यह रहा कि मुगल प्रशासन कमज़ोर हुआ और जो स्थानीय राजदरबार के अधिकारी थे वो और अधिक मजबूत हुए। उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई, जिसमें सैयद बंधुओं का सबसे बड़ा नाम आता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा है वो महमूद शाह का रहा है, जिसने 29 वर्षों की लंबी समय अवधि तक शासन किया। लेकिन इसके शासनकाल में जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई वो ये हुई कि इसके शासनकाल में जितने भी मजबूत क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपने आप को मुगल सत्ता से दूर कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए 1724 में हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क ने अपने आप को अलग कर दिया और एक नए राज्य की स्थापना की। 1738-39 में जब नादिर शाह ने भारतीय राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण किया तो उसने सर्वप्रथम लाहौर को जीता, और लाहौर को जीतने के पश्चात उसने 13 फरवरी 1739 को करनाल के निकट मुगल सेना को पराजित करके अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। और करनाल की पराजय के साथ ही उसने दिल्ली पर अपना कब्जा किया और दिल्ली में इतनी मारकाट की कि लोगों ने डर के मारे पैसे देना चालू कर दिए। 70 करोड़ नगद राशि दिल्ली के सेठ धनी वर्ग के लोगों द्वारा दे दिया गया। और इसके अलावा नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा भी मुगल राजदरबार से अपने यहाँ के लिए उठा लिया, अर्थात उसने छीन लिया। नादिर शाह की लूट इतनी अधिक थी कि उसने यहाँ के लूटे धन को अपने देश फारस में ले जाकर जब रखा तो उसने आम जनता को 3 वर्षों तक कर नहीं चुकाने की छूट दे दी। इससे यह साबित होता है कि उसने यहाँ से कितना धन लूटा होगा कि उसने अपने स्थानीय लोगों को कहा कि भाई तुम्हें कोई पैसा, राज्य में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 सालों तक आपको छूट है। इधर नादिर शाह के आक्रमण से लोग उभरे ही नहीं थे कि अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पुनः आक्रमण कर दिया। हालांकि उसने 1748 से 1767 तक भारत में अनेक बार आक्रमण किए और उसका उद्देश्य यहाँ पर लूटमार करना ही था, स्थायी शासन करना नहीं था। और 1761 में जब पानीपत के तीसरे युद्ध में उसने तत्कालीन भारतीय शक्ति मराठाओं को जब पराजित कर दिया तो उसकी सत्ता को भी लोगों ने सलाम किया और उसने भी यहाँ पर जमकर लूटमार की और खूब पैसा यहाँ से
लेके गया। इन दोनों आक्रमणों का परिणाम ये रहा कि भारतीय जो जनता थी उनके मस्तिष्क में एक अजीब सा भय था कि अब अगला उनका शासक कौन होगा, क्योंकि मुगलों ने अपना कोई सशक्त उत्तराधिकारी चुनने में वो पूर्ण रूप से असफल हो गए थे। अब प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य का विघटन के मूल कारण क्या रहे होंगे। तो जो मूल कारणों में जो सबसे बड़ा कारण वो माना जाता है उत्तराधिकार का नियम नहीं होना। मुगलों में जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने बड़े भाइयों को पराजित करके मुगल राजसत्ता संभाली, ठीक इसी तरह से इसके उत्तराधिकारियों के मध्य भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयाँ हुई और परिणाम ये रहा कि पूरा मुगल प्रशासन दो भागों में बट गया और दोनों भाग यानी दोनों वर्ग अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन समय समय पर करते रहते थे। इन प्रमुख दो वर्गों में जो मुख्य लोग आते थे वे एक तो मनसबदार और जागीरदार थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ राव, राजेश, ठाकुर, खूत और देशमुख तथा जमींदार थे जो समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराते थे। तो ये दोनों जो वर्ग थे इनमें भी संघर्ष था अपने वर्चस्व का। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उद्गम भी हो गया था जिनमें मराठे, राजपूत इत्यादि थे। और मुगल साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं इतनी अधिक थीं कि उन पर काबू पाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था और उसमें मुगल सम्राट पूर्णतः विफल रहे। इसके अलावा स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन की अंतिम ताबूत की कील में ठोकने जैसा साबित हुआ। जैसे उदाहरण के लिए 1748 में हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क द्वारा कर दी गई। इसी तरह 1717 में मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को मुगलों से जोड़े तो रखा, लेकिन अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक के रूप में ही वह रहा। इसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने तो पूर्णतः मुगल सत्ता से अपना हाथ जोड़ लिया था। इसी प्रकार से 1722 में अवध के नवाब बहरान उल मुल्क के अलावा जो अन्य स्वतंत्र राज्य थे, जैसे मैसूर में हैदर अली, केरल में मार्तंड वर्मा, केरल से तात्पर्य यहाँ कोचीन, त्रावणकोर और कालीकूट से है, जहाँ पर 1729 में मार्तंड वर्मा का शासन स्थापित हुआ। इसी प्रकार से मराठाओं में बालाजी बाजीराव, सिखों में 1708 के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सशक्त जो शासक थे उन्होंने मुगलों को हमेशा चैलेंज देते रहे वो। इसी प्रकार से मथुरा और आगरा के जाट शासक जिनका मुख्य नेतृत्व चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा किया गया। तो ये कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ और स्वतंत्र राज्य थे जिन्होंने मुगलों के पतन को हर तरह से मुगलों के पतन को में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और जो सबसे बड़ी भूमिका ये रही कि मुगलों ने आम जनता के मध्य जो उनकी छवि थी वो पूर्णतः उन्होंने खो दी थी। आज इतना ही, बस, थैंक यू।